अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये प्रश्न पत्र जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम उसके सैद्धांतिक पक्ष का भी अध्ययन करते हैं और साथ में उसके व्यावहारिक पक्ष का भी हम अध्ययन करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो प्रश्न पत्र है उसमें हम केवल उसके व्यावहारिक पहलू को देखेंगे। यानी एक नियम होते हैं, कायदे होते हैं कि किस तरीके से हमें दूसरे देशों के साथ संबंध रखना है, या कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई एक देश दूसरे देश के साथ संबंध रखता है या अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है। तो ये सब सिद्धांत हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर नहीं पढ़ने हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में के विषय हैं। लेकिन फिर भी हमें इनकी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो प्रकार के मुख्य रूप से दृष्टिकोण हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। कोई भी देश जब दूसरे देशों के साथ अपने संबंध रखता है तो स्थापित करता है, तो उस समय एक नज़रिया आदर्शवादी तरीका है जिसके अंदर वो पूरी विश्व शांति की स्थापना चाहता है और इस तरीके का दृष्टिकोण रखता है। लेकिन एक यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है जिसमें ये मानकर चला जाता है कि प्रत्येक देश या प्रत्येक जो भी इकाई है वो अपने उसका मुख्य लक्ष्य होता है शक्ति को हासिल करना, उसे बनाए रखना और उसका विस्तार करना। तो ये एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करेंगे तो हमें ये एक मुख्य रूप से एक बिंदु दिखाई देगा जिसके तहत हमें लगेगा कि प्रत्येक जो राष्ट्र है वो शक्ति हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो चाहता है कि शक्ति का जो संतुलन है वो उसके पक्ष में रहे। यानी जब वो मित्र बनाता है या उसके जितने शत्रु होते हैं तो वो इस तरीके से एक बैलेंस स्थापित करना चाहता है जो भी शक्तिशाली देश है वो, कि शक्ति का संतुलन उसके पक्ष में रहे। तो ये हमें एक ध्यान में रखना है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें मतलब पूरा एक आप देखेंगे तो पूरा एक गेम की तरह आपको लगेगा कि एक किस ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम आपस में संबंध बनाए हुए, क्योंकि ये पूरा विश्व जो है एक इकाई है और उसमें हमारे पड़ोसी देश भी हैं, हमसे हमारे दूर दराज देश भी हैं। और इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नियंत्रित करने के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ताना बाना है, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज भी हैं, कानून भी हैं। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो सैद्धांतिक तौर पे तो पूरे कानून के रूप में है, लेकिन उनमें जो दंड देने की शक्ति है या इस तरीके की चीज़ों का अभाव है। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देशों के लिए नियम, कायदे, कानून नहीं है। कायदे कानून बने हुए हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। तो डिसीजन भी दिए हैं जो कानून है उनके अकॉर्डिंग विभिन्न देशों के संदर्भ में। तो प्रक्रिया भी है एक पूरी, लेकिन फिर भी अल्टीमेट बात यह है कि बहुत ही सख्ती से लागू करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पे मूल रूप से जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तो और भी कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे खेल सिद्धांत है, जैसे आपका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है, और भी कई तरीके के हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको स्टडी करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर हमें जो विभिन्न देशों के संबंध हैं उनके साथ ही साथ विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो महत्वपूर्ण बड़े संगठन हैं वो भी पढ़ने हैं, और साथ में जो छोटे संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, उनका भी अध्ययन करना है। क्योंकि जो जैसे बड़े संगठनों में अगर आप लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, और जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनके अंदर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक संगठन बना रखा है। सार्क है, आसियान है, बिम्स्टेक है, और इस तरीके के जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनमें बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं और वो अपना
अपने उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्न पत्र के अंदर हमें कुछ नए टर्म्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, ये क्या है और इसको कैसे लागू करना है, कितना लागू किया गया है, और साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब हम बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसकी क्या क्या प्रवृत्तियां चल रही हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत हैं, यानी कि जो बिल्कुल कहना चाहिए कि ऐसे मुद्दे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित कर रखा है, तो उन मुद्दों का अध्ययन भी हमको इस प्रश्न पत्र में करना होता है। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमारे मुख्य रूप से हम 1945 के बाद से पढ़ते हैं। तो 1945 एक डेडलाइन बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो परिदृश्य है वो बिल्कुल परिवर्तित होता है। उसमें एक नए समीकरण बनते हैं, तो वो नए समीकरणों के कारण जो चेंज आया, जो परिवर्तन आया, उसके बाद से उसका अध्ययन हमने शुरू किया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है 1990 में, क्योंकि 1945 के बाद विश्व दो गुटों में बटा, एक गुट साम्यवादी रहा और एक गुट पूंजीवादी रहा। लेकिन 1990 के बाद जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरा विश्व फिर से एक खेमा रहा, पूंजीवादी खेमा, और साम्यवादी खेमे का विघटन हुआ। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि वापस से एक डेडलाइन बन जाती है 1990-91 के बाद में कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो परिवर्तन की तरफ अग्रसर होती है, उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी यहाँ ये ध्यान रखें कि 1945 के बाद जो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन रहा है जिसने पूरे घटनाक्रम को परिवर्तित किया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा दी, नए उसके अंदर आयाम जोड़े, तो वो जो वर्ष रहा वो 1990-91 के बाद का वर्ष रहा। और उसके बाद से उदारीकरण के नए प्रोसेस शुरू हुए हैं, और साथ में जो क्षेत्रीय संगठन पहले सैनिक आधार पर बनते थे अब वो इकोनॉमिक आधार पर बनने लगे हैं। उनके अंदर इकोनॉमिक आधार के अंदर आप देखिए मुक्त व्यापार क्षेत्र की धारणाएं शुरू हुई हैं। तो अब ये जो परिवर्तन रहा ये बहुत ही अहम रहा। तो इस बात को, इस नज़रिए को हमको, इसके कारण हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी कई चेंजेस हुए, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 1990 के बाद में उसकी क्या भूमिका रही। तो ये 1990-91 के पहले का विश्व एक अलग विश्व के रूप में आपको देखने को मिलेगा, और इस अवधि के बाद का विश्व एक अलग विश्व के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो ये अंतराल जो है, समय का जो अंतराल है, ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। तो उससे पहले जो संस्थाएं थीं उनके कार्य करने के तरीके, उनकी प्रासंगिकता अलग तरीके से निर्धारित होती थी, लेकिन अब वो जो है वो अलग तरीके से निर्धारित होती है। जैसे अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इतना बहुत अधिक महत्व नहीं रह गया है। उस समय जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों गुटों को बैलेंस करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन यदि हम अब देखें वर्तमान में तो इतना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस उस रूप में नहीं है। हालांकि विकासशील देशों का सबसे बड़ा संगठन है ये, तो इसको यदि अन्य अर्थों में आगे बढ़ाया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन सिद्ध हो सकता है। लेकिन जिन अर्थों में इसको स्थापित किया गया था उन अर्थों में उसकी अब उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इसी के साथ ही जैसे अगर हम लें तो जो कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हुए, बहुत सारे जो मित्र जो देश जो थे शीत युद्ध से पहले, जो शीत युद्ध के समय में जो शत्रु देश थे वो आज मित्र देश बने हुए हैं। जैसे अगर हम भारत का और अमेरिका का उदाहरण लें तो शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका दोनों एक कहना चाहिए आपस में एक दूसरे के विरोधी देश थे, क्योंकि भारत जो है वो पूंजीवादी खेमे में जाने का समर्थक नहीं था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो दोनों के बीच में बहुत संबंध थे ही नहीं अच्छे की हम क्या बात करें। तो उसके लेकिन शीत युद्ध के बाद
जब उसका अंत हुआ तो उसके बाद भारत और अमेरिका एक अच्छे मित्र के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें तो भारत और इज़राइल के साथ भी हमने जो संबंध स्थापित किए हैं वो शीत युद्ध के बाद के अंत के बाद किए हैं, क्योंकि उसके पहले यदि हम देखें तो इज़राइल अमेरिका का मित्र देश था, तो वैसे भी हम ये रिलेशनशिप नहीं बना सकते, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बात है कि जो आपका शत्रु है उसका जो मित्र है वो भी आपका शत्रु एक तरीके से देखा जाता है। तो ये कुछ जो भी है चेंजेस आए हैं, मित्रता शत्रुता के जो परिवर्तन हुए हैं, तो ये 1991 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी कुछ देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक बार फिर से हमें कुछ नए चेंजेस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, उन पर भी हम थोड़ा ध्यान दे लें। और वो परिवर्तन ये है कि अभी तक हम ये मान रहे थे कि हमें अन्य देशों के साथ व्यापार करना है और अन्य देशों के अंदर बहुत अधिक जो है डेवलपमेंट, एक अमेरिका के अंदर भारत की बहुत से लोग वहाँ पे हैं और मुक्त व्यापार की हम बात कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे कोरोना काल का संकट आया तो इसने फिर से इन सब चीज़ों को चैलेंज किया है, चुनौती दी है। और अब ये देश, जैसे सभी देश ये सोचने लगे हैं, बड़े देश जो हैं, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कि वो जो विदेशी लोग हैं उनकी जगह अपने देश के लोगों को तवज्जो वो देने लगे हैं और अपने देश के लोगों का रोज़गार और उनकी सुरक्षा की चिंता उनको होने लगी है। तो फिर से जो एक उदारीकरण के समय में एक दौर चला था कि विदेशों में जाकर के वहाँ पे फिर नौकरियाँ करना, इस तरीके का, लेकिन अभी उसमें फिर से एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है। अब ये परिवर्तन कितना रहेगा, लेकिन परिस्थितियाँ और चीज़ें बदली हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि कोई भी पूरे उसमें कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम होता है, लेकिन ये 1 साल बाद होता हो, 2 साल बाद होता हो, ऐसा घटनाक्रम ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद में बीच में कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पूरे संबंधों को बदलती हैं और चीज़ों को चेंज करती हैं, तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते समय हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता और कोई किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता। जो हमारे हित होते हैं, जो किसी राष्ट्र के हित होते हैं, वही हमारे स्थायी मित्र होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम अपने मित्र या शत्रु बनाते हैं। तो परमानेंट अगर हम ये मानकर चलें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब हम बना रहे हैं तो परमानेंट अगर हम माने कि ये हमारा हमेशा के लिए मित्र है या हमेशा के लिए शत्रु है, तो ऐसा इसमें नहीं होता। बहुत समय चीन हमारा एक शत्रु देश रहा, बीच में हमने बहुत अच्छे संबंध चीन के साथ बनाए, इकोनॉमिक संबंध, और फिर से अभी जब कुछ दिनों से चीन और भारत के बीच में टकरार चल रही है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और इसके अंदर हमें अपने हितों को ध्यान में रखना होता है। कोई भी राष्ट्र जब अपनी विदेश नीति बनाता है तो वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है और इन्हीं राष्ट्रीय हितों के आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना रोल प्ले करता है। और अपना रोल जब वो प्ले करता है तो उस समय रोल प्ले करते समय उसको ये देखना होता है कि वो किसको अपना मित्र बनाए और किसको अपना शत्रु बनाए। तो ये भी हमें महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने होंगे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते समय हमें कुछ और जो जानकारियाँ होनी चाहिए, जैसे क्षेत्र वाइज जानकारियाँ भी होनी चाहिए। एशिया में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, तो यूरोप का पुनर्गठन है, एशिया के अंदर क्या सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका का में क्या क्या समूह बने हुए हैं, तो ये क्षेत्र वाइज पॉलिटिक्स भी हमको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और विभिन्न देशों की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं,
इसके साथ में ये पूरा जो पेपर इस तरीके से बना हुआ है, तो साथ में हमको थोड़ी सैद्धांतिक चीज़ें ध्यान में रखते हुए और इसका ये देखना होगा कि अमेरिका ने या चीन और अमेरिका के बीच में इतनी तनातनी रहती है, फिर भी ये दोनों अपने जो संबंध हैं या व्यापार के जो संबंध हैं इनको बिगाड़ते क्यों नहीं हैं। या भारत का भी अगर हम उदाहरण लें तो भारत और चीन के व्यापारिक जो भागीदारी है काफ़ी कुछ बहुत अच्छी है। तो शत्रुता के साथ साथ मित्रता भी किस तरीके से चलती है ये भी हमें देखना होगा। बहुत ही बारीकी से इस प्रश्न पत्र का हमें अध्ययन करना होगा और जो भी परिवर्तन समसामयिक हो रहे हैं उन पर अपनी पैनी नज़र रखनी होगी। तो ये एक अच्छा प्रश्न पत्र है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ठीक अगर आप वैसे लें कि जैसे आपके पड़ोसी देश होते हैं, आपके पड़ोस, आपका जो पड़ोस होता है, जैसे हम लोग अपने रिलेशन बनाते हैं किसी से या किसी से मित्रता रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, तो उनमें कौन कौन से बिंदु होते हैं, कौन कौन से विचारधाराओं के आधार पर भी ये सब चीज़ें तय होती हैं। लेकिन अभी मुख्य रूप से पूरे विश्व में एक ही विचारधारा चल रही है उदारवाद की, और उसी आधार पर ये सारी चीज़ें तय हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को, बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पत्र का हमें अध्ययन करना है।